तो बच्चों ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो नंबर 2। तो अभी तक मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दी हैं कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, और फीचर्स या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले जाकर आप वो वीडियो देख लो, ठीक है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका दे रहा हूँ। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वाली वीडियो की। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ये सीखेंगे भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या होता है अभी तक मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है, ठीक है भाई। चीज़ों को मैनेज करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब कुछ जान गए। अब ये बात आती है यार, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का। भाई हम मैनेजमेंट करते हैं तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 3 अलग अलग लेवल पर देखे जाते हैं। यहाँ तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। देखो, पहला जो हमारा लेवल है, ठीक है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल। जब भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भैया क्या फ़ायदा होगा। देखिए, मान लो आप देखो, सबसे पहले यार मैं कहूँ तो आप ये मान लो कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के, आपकी जो भी एक ड्रीम कंपनी है, आप मान लो भाई आज से आप उसके मैनेजर हो। और जब तक हम ये बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे तब तक आप अपने आप को एज अ मैनेजर समझ के चलो, ठीक है। आप मान लो कि गूगल हो, फेसबुक हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जो कंपनी आपकी ड्रीम कंपनी, जो आपको लगता है आपकी ये कंपनी में आप जॉब करना चाहते हो, आज से और अभी से मान लो कि आप उस कंपनी के मैनेजर बन चुके हो, ठीक है। और अब आपको ये पूरी मैनेजमेंट को उसी तरीके से, उसी माइंडसेट से समझना है। अपने आप को स्कूल का बच्चा, स्कूल का स्टूडेंट मत समझो, समझ लो कि आज से आप उस कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है। तो देखो, अब भाई आप उस कंपनी के मैनेजर हैं, आप कंपनी में मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो कंपनी के जो मालिक हैं, जो ऑनर हैं, वो आपसे पूछेंगे ना भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने जो ये मैनेजमेंट करा ये क्यों किया आखिर, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा ना। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइव करना। जब भी कोई नई कंपनी खुली तो ऐसा थोड़ी कि आज हमने कंपनी खोली और कल से करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो गया और हम अरबपति बन गए, ऐसा तो होता नहीं होगा। रियलिटी क्या होती है, जब भी एक कोई नई कंपनी खुलती है उस कंपनी को स्टार्टिंग में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सर्वाइव करना मतलब ये कि कंपनी अगर खुली है तो वो बस इतना खर्चा निकाल ले कि उसको लॉस ना हो। भाई कंपनी खुली है तो ऐसा थोड़ी है स्टार्टिंग में उसको बहुत सारा लाखों का जो प्रॉफिट हो जाएगा। स्टार्टिंग में कंपनी खुली, आपको कोई नहीं जानता, आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है, आपको प्राइस को बहुत मिनिमम रखना पड़ता है, कस्टमर्स को ढूंढना पड़ता है, होता है ना। तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं मिलता कभी कंपनी को। स्टार्टिंग में कंपनी करती है सर्वाइव, बस इतना अर्न करती है कि उसकी कॉस्ट निकलती रहे, ठीक है, और वो अपनी चीज़ों को धीरे धीरे मैनेज करती रहती है। जैसे उसको लगता है हाँ अब कंपनी कुछ सालों तक सर्वाइव कर चुकी है, 2-3 साल हो चुके हैं, कंपनी अच्छे से सर्वाइव कर रही हो और कुछ कस्टमर बेस उसका बन चुका है, अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। अब मन में जाग उठती है लालच, और अब क्या होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सबसे पहले कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने अपने आप को इस लायक बनाया कि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। कंपनी ने जब मार्केट में 2-3 साल सर्वाइव कर लिया, देखो ये डिपेंड करता है, मैं 2-3 साल बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी कंपनी के लिए 2-3 महीने भी हो, किसी कंपनी के लिए शायद 5-7 साल भी हो, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पर, ठीक है। कंपनी सर्वाइव कर चुकी थी, चीज़ें अच्छे से मैनेज हुई, अब कंपनी का एक फेस आएगा जहां कंपनी प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि अब कंपनी के पास अपने कस्टमर हैं, कंपनी की अपनी थोड़ी ब्रांड वैल्यू है, अपनी पहचान है। तो अब ये प्रोडक्ट्स को जब सेल आउट करेगी तो वहाँ से इसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉफिट मिल गया अब से भाई कंपनी पैसा कमा रही है, प्रॉफिट आ रहा है, खाओ ख़त्म कर दो, ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या करती है कंपनी, जब कंपनी को प्रॉफिट होने लग जाता है तो कंपनी अपनी ग्रोथ के बारे में सोचती है। कंपनी कहती है देखो अभी तक कुछ सालों तक हम सर्वाइव कर रहे थे, सर्वाइव करने के बाद में अब हमने प्रॉफिट भी अर्न करना शुरू कर दिया, अब चलो कंपनी को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो कंपनी को बढ़ाने के लिए यानी कंपनी की ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं, सेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भाई हम देखेंगे ना यार, अब देखो आपके कंपनी के किसी मैनेजर हैं, बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, तो आप ये सोचेंगे यार मैं अपनी सेल को किस तरह से ज़्यादा कर सकता हूँ, है ना, ज़्यादा सेल करूँगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा सेल करूँगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये तो रियलिटी है। तो आप अपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब आप सेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आपको एम्प्लॉयज़ भी तो बढ़ाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी कंपनी का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है,
आपने स्टार्ट करा था अपनी कंपनी को 2-4 लोगों के साथ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ काम करने लगे, है ना, तो आपकी एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ होने लग जाती है, एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होने लगी, आपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करा। अब आप मार्केट में ये देखते हो कि यार मैं पुराने सामान को, अपने पुराने प्रोडक्ट्स को काफ़ी टाइम से सेल आउट कर रहा हूँ, यार मार्केट चेंज हो रही है, क्योंकि मार्केट का अपना एक नेचर होता है, ये डायनेमिक होती है, टाइम के साथ मार्केट चेंज होती जाती है, टाइम के साथ जो कस्टमर्स की जो वैल्यू है वो बदलने लगती है, कस्टमर्स की जो डिमांड है वो बदलने लगती है। फिर आपको ये रियलाइज़ होता है यार मेरे पुराने प्रोडक्ट अब शायद कारगर नहीं है, हमें प्रोडक्ट चेंज करने पड़ेंगे। फिर आप लोग क्या करते हैं, मतलब कंपनी क्या करती है, न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना शुरू कर देती है, ठीक है, ये सारा ग्रोथ के अंदर पॉइंट आएगा। न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है और फिर क्या करती है, और उसके पास पैसा आने लगता है, फिर वो चीज़ों में इन्वेस्ट करने लगती है। कुछ छोटी कंपनीज होती हैं जिनको वो खरीद लेती है, या कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो उनके बराबर हैं, वो उनके साथ टाइप कर लेती है, मर्ज कर लेती है, ठीक है, और अपने कई जगह पर शेयर्स है यहाँ वहाँ लगाना शुरू कर देती है, ताकि कंपनी धीरे 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 करके बढ़ती जाए। तो ये तो है ऑर्गेनाइजेशनल व्यू से कि भाई मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ये कि कंपनी को सर्वाइव करना है, सर्वाइव पॉइंट पर लेकर के चलना है। उसके बाद में कंपनी का प्रॉफिट के बारे में सोचना है कि कंपनी के प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये आता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ में उसको सेल बढ़ानी है, अपने एम्प्लॉयज़ को और अच्छा करते जाना है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा हायर करने हैं, उसके अलावा न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते जाना है। तो ये ऑब्जेक्टिव थे ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात ये आती है, चलिए ठीक है, आप कंपनी के लिए अगर मैनेजमेंट करते हो तो कंपनी के तो ये फायदे हो जाएंगे, सोशल क्या फ़ायदा होगा, मतलब आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। देखो कोई भी कंपनी अगर खुली है तो ऐसा थोड़ी कि वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी और बस बात खत्म, नहीं नहीं नहीं, कंपनी का जो रियलिटी होती है वो ये होती है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ वो ये भी ध्यान रखती है कि मैं हम अपनी सोसाइटी को, हमारे समाज को हम क्या देने वाले हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी सोसाइटी का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखे, ठीक है, ये भी उसी की ड्यूटी है। तो सोसाइटी के लिए क्या करती है कंपनी, या मैनेजमेंट उसकी किस तरह से मदद कर सकता है। देखो सबसे पहला ये कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जब भी कंपनी खुलती है तो उसका ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को लेकर ये होता है कि हम हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोज़गार देंगे, उन लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करेंगे, होता है, पहला ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये है कि भैया इको फ्रेंडली चलना है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी केमिकल वाली चीज़ें बना रहे हैं जिससे हमारी जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि आपको इस तरह से प्रोडक्ट्स को बनाना है या ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना है जो इको फ्रेंडली हो, आपकी इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, ये भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, मतलब कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना है जिससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो सुधरता चला जाए, लिविंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इंसान का जो जीवन स्तर है वो और बेहतर हो जाए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट के। यहाँ तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा अब आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जब मैनेजमेंट करी जा रही है तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, उनको किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो देखो अगर वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, किसी कंपनी में, आपकी कंपनी मान लो, और आपकी कंपनी में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप उनको बोलते भाई चीज़ों को मैनेज करो, अच्छे से काम करो, अच्छे से काम करो, अच्छे से काम करो, बढ़िया ढंग से करो, सही टाइम पर करो, आप उनको बताते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। अब ऐसा अगर वो आपके लिए कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपको लेकर के या मैनेजमेंट को लेकर के, क्योंकि आप कंपनी के मैनेजर हैं तो आपको ये सब देखना है। अब आप कैसे देखेंगे, आप इस तरह देखेंगे, यार देखो उनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। मैनेजमेंट का क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉयज़ उनके पास काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को इंक्रीज करो। तो क्या देखो आप भले ही कितनी भी चीज़ें कर दो, कुछ भी कर दो, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि किसी तरह से जो आपके एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी बढ़ जाए। अगर एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ गई तो एम्प्लॉय और बेहतर तरीके से काम करते हैं ना, सीधी सी बात है, पैसे से सब कुछ मिलता है तो पैसे को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव ये है उनको लेकर के कि उनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। आपके यहाँ पर जो लोग काम करें आप उनकी सैलरी को किस तरह बढ़ा सकते हैं, मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद दूसरी चीज़, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिले, उनको एक पहचान मिले। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर आप किसी छोटी, मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं जिस कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड या गुड्डूमल प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी कोई कंपनी, तो उस कंपनी में शायद आपको कोई एक अच्छी पहचान ना मिले। लेकिन अगर यहीं मान लो, इसको थोड़ा सा हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप किसी बड़ी कंपनी, एग्जाम्पल के लिए आप गूगल में काम करते हैं, तब आपकी अपनी एक अलग पहचान होती है। क्यों? क्योंकि जब आप कहीं से गुजरते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अरे ये देखो देखो देखो, ये कौन है, ये पवन है, ये क्या करता है, अरे यार ये गूगल कंपनी में काम करता है, अच्छा हाँ उसको जानते हो, उसको जानते हो, वो कौन है, वो सुरेश है, कौन है, अरे यार वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। इंसान की एक पहचान बन जाती है। तो जब आप चीज़ों को मैनेज करते हैं तो उससे एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि आप अपने उन लोगों की, उनको एक पहचान दे सकें, उनकी अपनी एक पहचान बने। इसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। देखो, मुझे नहीं पता यार आप लोग जानते हो कि नहीं जानते, पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं वर्ल्ड में जहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस है वो लाजवाब, ज़बरदस्त है बिल्कुल। मतलब देखो, आमतौर पर आपने देखा होगा कि कंपनीज में जब लोग जाते हैं तो अपने सूट वगैरह पहन करके और पूरे एकदम फैशन के साथ जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह की वर्किंग कंडीशन देती है। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ नहीं मानती, वो मानती हैं कि ये फैमिली मेम्बर हैं, और उस तरह से उनको वर्किंग कंडीशन देती है काम करने की। कुछ जगहों पर अलाउड है कि वो टी शर्ट पहन के वर्किंग कंडीशन, मतलब टी शर्ट पहन करके वो अपने जॉब पर जा सकते हैं, कैप्री पहन करके वो जॉब पर जा सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये गूगल जैसी कंपनीज भी करती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एक बेटर वर्किंग कंडीशन देनी है। ऐसा नहीं कि आपने एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए और बिठा दिया, हाँ भाई काम करना है, उनको बिठा दिया, अब बेचारे वहाँ फ़ैन नहीं चलते, गर्मी में बेचारे मर रहे हैं, ठीक है, या वहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप उनको मैनेज करके नहीं दे रहे, तो एम्प्लॉयज़ भाग जाएंगे, फिर आपके साथ वो काम नहीं करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने जिन एम्प्लॉयज़ को हायर किया उनकी सैलरी बेहतर हो, ज़्यादा हो, दूसरा उनकी अपनी एक पहचान बने, तीसरा उनको बेटर वर्किंग कंडीशन दें। आप जहाँ पर उनसे काम करवा रहे हैं वो इन्वायरमेंट अच्छी से अच्छी दें। जितनी वर्किंग कंडीशन ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही एम्प्लॉयज़ मन लगाकर काम करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में भाई ये सब चीज़ें चल रही है, सैलरी अच्छी मिल रही है, आपने आगे के बारे में क्या सोचा? आपके जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, आप इनको आगे इन फ्यूचर क्या देंगे? तो देखो यहाँ पर लिखा है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ आपने आज हायर करे, आप जानते हो यार मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक है। आपकी जो इन्वायरमेंट है, जो आपकी सोसाइटी है, आपकी जो दुनिया है, ये भी डायनेमिक ही है, ये टाइम के साथ बदलती रहती है। अब ये टाइम के साथ जब बदल रही है तो ऐसा तो नहीं है कि जिन एम्प्लॉयज़ को आज आपने हायर किया है कल आप उनको निकाल दोगे। तो उनके लिए आप क्या करोगे? आप उनको ट्रेनिंग दोगे, आप डेवलपमेंट करोगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम टू टाइम आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई इन्वायरमेंट बन रही है, ये उसके लायक बन सके, ये उस इन्वायरमेंट में भी काम कर सके। तो आप उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचें। तो ये है मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। आओ अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चों देखो, अब हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। देखो यार, अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स को सीख लिया है तो उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसी की इम्पोर्टेंस बताएंगे मैनेजमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हो सकता है रिपीट हो रहे हो, तो बिल्कुल मत घबराना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखो, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ कि यार मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, फेलियर और नथिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसमें से मैनेजमेंट को निकाल दो, अगर आप उसमें से मैनेजमेंट को निकाल दो तो आपको क्या मिलता है? आपको फेलियर मिलता है। आप कितनी भी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपने चीज़ों को मैनेज नहीं किया तो आपको बदले में ये मिलता है। क्योंकि देखो यार, हर चीज़ अपने आप काम नहीं करती है, चीज़ों को काम करवाना पड़ता है, चीज़ों से काम करवाना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट निकाल दी तो लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलना, इसलिए हर चीज़ में मैनेजमेंट ज़रूरी है। अब बात करते हैं यार इंपॉर्टेंस जो हमारी बुक्स में दे रखी है वो क्या क्या, उनके क्या क्या पॉइंट हैं। पहला पॉइंट,
हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट का ये पहला काम है कि वो आपकी मदद करे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। इसको मैं और बेहतर तरीके से पहले ही समझा चुका हूँ कि हर कंपनी का अपना एक गोल होता है और वो मैनेजमेंट इसीलिए करता है ताकि वो उस गोल को अचीव कर सके। मैनेजमेंट का पहली इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरा लिखा है इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब मैनेजमेंट किसी भी एक कंपनी को उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने में मदद करता है। एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मतलब ये है कि वो अपने रिसोर्सेज को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। देखो, अब मेनली अगर हम देखें तो कुछ मेन रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के पास। पहला, वहाँ के व्यक्ति जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़। दूसरा, उनके पास मशीन है। तीसरा, उनके पास मटेरियल है। चौथा, उनके पास मनी है, पैसा है। तो ये कुछ रिसोर्सेज कंपनी के पास होते हैं। इन रिसोर्सेज को किस तरह से बेहतर यूज़ किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जा सके, वो काम है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। ये दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में लिखा है इट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब भी आप मैनेजमेंट करते हैं तो आप इस तरह से काम करते हैं कि जो अभी काम हो रहा है वो काम आने वाले टाइम में बंद ना हो, तरीका बदल जाए। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, ये आपकी कंपनी को इस तरह बना देता है कि आने वाले टाइम में आप चीज़ों को एडॉप्ट कर सके। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो, जब कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो, जब लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो, जब आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो, तो आपकी कंपनी उस वक्त पर बंद ना हो जाए। तो वो आपकी कंपनी को एबल बनाता है ताकि आप एडॉप्ट कर सके आने वाले चेंजेस को। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखा है इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंस एक बहुत अच्छा है, क्या कि वो आपको मदद करेगा आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में। अब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। देखो, लिखा है मैनेजर्स मेक एम्प्लॉइज एबल थ्रू मोटिवेशन, गोल लीडरशिप एंड ओपन कम्युनिकेशन। देखो, अगर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट नहीं करते, लीडरशिप नहीं करते, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाती है। इसीलिए मैनेजमेंट जब किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि ऊपर से लेकर के नीचे लेवल तक सभी व्यक्तियों में एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो सके। हर एक आदमी कंपनी का ज़रूरी है, तो एक आदमी की बात दूसरे आदमी तक, तीसरे आदमी तक पहुंचानी ज़रूरी है, हर लेवल पर पहुंचानी ज़रूरी है। ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी के मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करेंगे तो बीच बीच में वो लोग अपने काम से बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, फिर वो अपने काम में वो एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएंगे जो वो पहले दिखाते थे। ठीक है, तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, गोल लीडरशिप। हर जगह पर लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लीडर होगा तो वो अपनी उस टीम को लीड करेगा, वो उसको रास्ता दिखाएगा कि आपको कैसे चलना है, कहाँ चलना है, किस काम को किस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसी को बोला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये इसको भी अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। लास्ट पॉइंट लिखा है इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब देखो, मैनेजमेंट का एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वो अपनी सोसाइटी को डेवलप करने लगता है। कैसे डेवलप करने लगता है? देखो, अभी तक एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। अभी तक हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। आपकी एयर टिकट्स के लिए, आपकी रेलवे टिकट्स के लिए आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। बट आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में आपके पास मोबाइल है। आप क्या करते हैं? आप इन चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि बस घर पर बैठे चुटकी बजाई और काम हो गया। अब ये किसने करा? ये कई सारी कंपनीज ने करा ना, आपकी सोसाइटी को डेवलप कर दिया उन्होंने। किस तरह से डेवलप किया? इसी तरह से किया, आपको बेहतर चीज़ें दे करके। ठीक है, साथ ही साथ कंपनीज जहाँ पर अपनी ब्रांचेस खोलती हैं, ये उस एरिया को भी डेवलप करते हैं। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ के रोड्स हैं, जो और बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे वो भी डेवलप होने लगती है, वहाँ की मार्केट डेवलप होने लगती है। तो इस तरह कंपनी
अपनी सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ें देती है, जिससे वहाँ के लोगों का जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो सुधरता चला जाता है। तो अब आपको ये सारे इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें समझने को। तो देखो बच्चों, अब हम ये देखेंगे, देखो ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है मैनेजमेंट एज आर्ट, एज साइंस एंड एज प्रोफेशन। ये जो मैनेजमेंट है इसको 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ठीक है, और तीनों को प्रमाणित किया गया है। मतलब कि जैसे एग्जांपल अगर मैं लेकर के चलूँ तो ये कहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, और लोगों ने माना कि हाँ मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये कहा नहीं 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 भाई, मैनेजमेंट तो एक साइंस है। फिर कुछ लोगों ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, मैनेजमेंट तो प्रोफेशन है। तो रियलिटी में मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है? तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाई मैनेजमेंट एज आर्ट, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो देखते हैं, देखो अगर कोई चीज़ आर्ट होती है यानी कला होती है तो उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर वो चीज़ें आपको मैनेजमेंट में मिल गई तो मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह माना जा सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैनेजमेंट एज आर्ट लिखा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो चीज़ आप कर रहे हैं उसकी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट में क्या प्रैक्टिकल नॉलेज होती है? बिल्कुल होती है। हम प्रैक्टिकली तो सारा काम करते हैं, हर चीज़ों को तो हम मैनेज करते हैं, प्रैक्टिकल है। साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। देखो भाई कोई भी अगर आर्ट है, आप चाहे ड्राइंग करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, कोई भी आपके अंदर अगर आर्ट है, कोई कला है, तो उसमें टाइम टू टाइम प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और इस प्रैक्टिस से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है। सेम ऐसा ही मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट जब आप कर रहे हैं तो चीज़ों की आप प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे ही आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं आपकी क्रिएटिविटी भी होने लगती है। तो इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि हाँ मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह वर्क करता है, ठीक। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखो साइंस में क्या होता है, यहाँ पर देखो पहले देख लेते हैं लिखा क्या है। मैनेजमेंट एज साइंस में लिखा है अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स, ठीक है। साथ में क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखो ध्यान से समझते हैं, अगर कोई भी चीज़ साइंस हो तो उसमें क्या होता है, या अगर मानते हैं साइंस होता क्या है, तो साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइंस में चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। साइंस में यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यहाँ पर जो चीज़ ट्रूथ हुई है वो वहाँ भी ट्रूथ होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी एक केमिकल में दूसरा केमिकल ऐड किया तो जो रिज़ल्ट आपको यहाँ मिले वही रिज़ल्ट आपको हर जगह मिलेंगे। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। और इस साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर जो चीज़ें रिजल्ट्स जो सामने आते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है। तो मैनेजमेंट में भी तो ऐसे कुछ होता है। मैनेजमेंट में क्या होता है, देखो मैनेजमेंट में कुछ जनरल ट्रूथ्स होते हैं कि भाई बताया जाता है कि आपको ये काम पहले करना है, ये पहले करना है, ये आपके फंक्शंस है, इस तरह से मैनेज करनी है, लिखा हुआ है। मैनेजमेंट में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्योंकि भाई डायनेमिक नेचर है, आप नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट होने के साथ में आपकी ऑब्जर्वेशंस निकलती हैं, आपको पता चलता है कि यार मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, ये चीज़ मैंने करी और गलत हो गई, और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये बेकार हो गया। अब आपने क्या करा, आपने एक्सपेरिमेंट करा, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जैसा कि साइंस में होता है। और इस मैनेजमेंट की भी एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैनेजमेंट आप इंडिया में सीख रहे हो तो अमेरिका में नहीं होगा या चाइना में नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। यूनिवर्सल वैलिडिटी है, जो चीज़ें आपने यहाँ मैनेजमेंट में सीखी हैं वही चीज़ें मैनेजमेंट में वहाँ भी काम करती हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। तो हमने ये मान लिया भाई हाँ मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह भी देखा जा सकता है, मैनेजमेंट साइंस की तरह भी देखा जा सकता है, ये दोनों की क्वालिटीज़ है। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो सबसे पहले ये देखते हैं यार ये प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब है सिंपल सी बात है, एक ऐसा काम जो आपका थोड़ा इज्जत वाला काम हो, जहाँ पर आपको एक टाइमली अच्छी जॉब मिलती हो, ठीक है, आपको सैलरी अच्छी मिलती हो, आपकी अपनी एक पहचान मिल जाती हो, ये प्रोफेशन है। तो क्या मैनेजमेंट
आपको ये सारी क्वालिटीज़ देता है, तो हाँ मैनेजमेंट प्रोफेशन की ये सारी क्वालिटीज़ देता है। पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो प्रोफेशन में होती हैं, बाकी प्रोफेशन में होती है पर मैनेजमेंट में नहीं होती। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनको एक बार देख लेते हैं। आइए, सबसे पहली चीज़, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में अगर हम देखें, लिखा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो आपको नॉलेज है चीज़ों की वो वेल डिफाइंड होती है, अच्छे से आपने चीज़ों को समझ रखा होता है। प्रोफेशन का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को बहुत सही तरीके से जानता है। तो अगर आप कोई चीज़ मैनेज कर रहे हैं तो आपको भी उस चीज़ की नॉलेज होगी, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते होंगे आपके उस काम को। तो ये पॉइंट तो आपका ठीक है। लिखा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखो यार, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। क्यों है? क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको एक पहले से कोई ना कोई डिफाइंड एक डिग्री की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए MBBS है, BMS है, MD है, बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। तो अगर आप ये कहें कि यार हमें डॉक्टर जैसा प्रोफेशन चाहिए तो वहाँ पर डिग्री की ज़रूरत है। अगर आप देखें यार, लॉयर है, लॉयर को भी डिग्री की ज़रूरत होती है, उनको LLB करनी पड़ती है। तो क्या मैनेजमेंट में भी किसी डिग्री की ज़रूरत होती है? तो देखो, अगर रियलिटी में देखा जाए तो मैनेजमेंट करने के लिए आपको किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, आप तब भी मैनेज कर सकते हैं। पर हाँ, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, अब यहाँ पर ये माना गया कि यार अगर आपको किसी एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, एक एज अ मैनेजर आप जॉब करना चाहते हैं, आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर वो आपसे कुछ डिग्री या कुछ आपका कह लीजिए एक्सपीरियंस जो है उसकी डिमांड करने लगे हैं। आमतौर पर यहाँ पर जो कुछ डिग्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस डिग्री है वो है आपकी MBA की, ठीक है। उसके अलावा आपसे वो BCom मांग सकते हैं, MCom मांग सकते हैं या कुछ और डिग्रीज वहाँ पर मांग सकते हैं। तो थोड़ी बहुत तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है कुछ एरियाज में। लेकिन अगर आप बात करें यार मैनेजमेंट है और मुझे किसी भी चीज़ को मैनेज करना है, क्या तो हर जगह पर डिग्री की ज़रूरत है? तो नहीं, मैनेजमेंट में हर जगह डिग्री की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है आप तब भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो एज अ प्रोफेशन में ये वाला पॉइंट यहाँ पर काम नहीं करता पूरी तरह से। थर्ड, यहाँ पर लिखा थर्ड पॉइंट में कि प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो, जब भी कोई प्रोफेशन होता है, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो आपका डॉक्टर हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उनकी अपनी एक एसोसिएशन बनी होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मिलकर काम करते हैं। जो आपके लॉयर्स हैं उनकी भी एक एसोसिएशन होती है, CA होता है उनकी अपनी एक एसोसिएशन होती है, डॉक्टर्स की भी होती है, ठीक है। पर मैनेजमेंट के लिए अभी फ़िलहाल ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं बनाई गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है या सर्विस मोटिव है, ये दोनों चीज़ें भी मैनेजमेंट में रियलिटी में नहीं देखी गई। क्यों नहीं देखी गई हैं? क्योंकि हम बोल तो रहे हैं कि सर्विस मोटिव है, लेकिन रियलिटी में अगर कोई बिजनेस चलता है, मान लो एक जियो कंपनी है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, या टाटा कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि बस वो सर्विस मोटिव से ही काम करें, आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कुछ नहीं करते ना। रियलिटी में आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो एज अ प्रोफेशन मैनेजमेंट में देखे जाते हैं और वो सही भी माने गए। कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पे फिट नहीं बैठते, ठीक है। पर हाँ, हम ये कहते हैं कि यार मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, सारी क्वालिटीज़ नहीं है बट कुछ क्वालिटीज़ उसकी आती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एक साइंस की तरह वर्क करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं और यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। तो मैनेजमेंट एक साइंस है, ये तो कंफर्म बात है। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। क्यों है? क्योंकि चीज़ों की प्रैक्टिस करते करते आपको उसकी क्रिएटिविटी आ जाती है, फिर आपके बराबर दूसरे लोग काम नहीं कर पाते। जो आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाता है चीज़ों के साथ काम करते करते, वो किसी नए पर्सन में उतनी जल्दी नहीं आता। तो हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। तो हमने सीख लिया कि मैनेजमेंट एक एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होती है कंप्लीट। मिलेंगे हम अपने थर्ड पार्ट में और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।